चलो भाई, जो क्वेश्चंस दिए थे पहले वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो होमवर्क दिया था उसके आंसर्स देख लेते हैं साथ साथ कि किसका क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एक रॉड थी ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर है x²/64 प्लस y²/16 इक्वल्स टू 1। ऑलरेडी क्लास में हम लोग कर चुके हैं इसको। होता कैसे है, ये लेंथ हमारे पास 12 है, ये पॉइंट है जिसकी लेंथ दूर है 4, एक्स एक्सेस से 4 डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ होगी 8। हमें क्या करना होता है, इस पॉइंट को ले लेना होता है h, k, ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा h। ये वाला एंगल जो है थीटा, वो इस वाले एंगल थीटा के बराबर होगा। ये वाला थीटा इस वाले थीटा के बराबर होगा। एक ट्रायंगल से साइन थीटा लिखोगे, एक ट्रायंगल से कॉस थीटा लिखोगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी h/8 और साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी k/4। स्क्वायरिंग एडिंग करोगे लोकस मिल जाएगा। ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है, हमने स्ट्रेट लाइंस में भी ऐसे लोकस निकाले हैं जब लोकस पढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। हमें एसेंट्रिसिटी बतानी थी। जो आंसर है वो है 1/√2। ई की वैल्यू है 1/√2। हमें दिया हुआ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है, 2b²/a। इट इज हाफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है, 2a। तो यहां से ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, ये b², तो b²/a² की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ से b²/a², इधर बना 1 तो 2 इधर चला गया b²। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता था 1 - b²/a²। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, सीधे आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड उसने कहा है फोकाई दी हुआ है, एसेंट्रिसिटी दी हुई है। देखता हूँ एक बार थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स रेफर्ड टू एज दिस, जिसके फोकाई भी दी हुआ है और एसेंट्रिसिटी भी दी हुई है। इसका आंसर है x²/16 प्लस y²/12 इक्वल्स टू 1। x²/16 प्लस y²/12 इक्वल्स टू 1। इसमें हमें फोकस दिया हुआ है +-2, 0। इसका मतलब AE की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि फोकस क्या होता था +-AE, 0। तो A इंटू E की वैल्यू हो गई 2। इसमें से E की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसमें से एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी, हाफ, तो A इंटू हाफ हो गया हमारे पास 2, तो A की वैल्यू आ गई 4। A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, काम बन गया। इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती थी, √1 - b²/a²। इसमें से हमें A पता है, इसमें से हमें E भी पता है, तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लोगे। A भी पता है, E भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है इसेंट्रिसिटी भी। तो जो B की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी, b² की निकाल लेना, b² की वैल्यू आएगी 12। तो ये रहा a², ये रहा b², सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। फोर्थ, सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ, किसी की और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो चैट बॉक्स में लिख देना। आंसर इधर लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन इधर लिख रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि 5,12 और 24,7 आर द फोकाई ऑफ एन एलिप्स व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। बढ़िया। और हमसे पूछा है कि इसकी सेंट्रिसिटी बता दो। इसकी सेंट्रिसिटी बता देंगे। देखो इधर पहले आंसर बता देता हूँ। सेंट्रिसिटी थोड़ी सी अजीब सी वैल्यू है, 386 का रूट अपॉन 38। सेंट्रिसिटी की वैल्यू है 386 अपॉन 38। उसने क्या कहा हमें, उसने कहा कि भैया जो एलिप्स है उसके फोकाइज दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, 5,12, 5,12 और दूसरा फोकाई दिया हुआ है 24,7। दो फोकाइज दिए हुए हैं। और उसने कहा कि ये जो एलिप्स है वो ओरिजिन से पास करती है, तो ओरिजिन उस पर लाया करेगा। तो ध्यान से देखो, PS प्लस PS डैश, ये एक फोकस हो गया S, ये फोकस हो गया S डैश। तो OS प्लस OS डैश किसके बराबर होता था, 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये पॉइंट O हो गया। प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, OS प्लस OS डैश किसके बराबर होता था, 2a के बराबर होता था।
तो यहां से तुम ये OS डिस्टेंस निकालना और OS डैश दोनों डिस्टेंस ऑलरेडी नोन है, तो मेरे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी। OS पता है, OS डैश क्योंकि सारे पॉइंट्स तो पता है हमें, OS भी और OS डैश दोनों का सम 2a होता था, ये प्रॉपर्टी होती थी। अब S डैश कितना होता है 2ae, डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज 2ae। क्या करो, दोनों को कर लो डिवाइड, क्या कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करते ही 2a तो कैंसिल हो जाएगा, e। ये देखो इधर, तो इसेंट्रिसिटी E हमारे पास आ जाएगा, E हमारे पास आ जाएगा S डैश अपॉन दिस, इसमें से S डैश भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर लेना, वहां से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इसको ऊपर रख लेना, ज्यादा आसान रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन आंसर ये लिख दिया मैंने। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें, अच्छा, एलिप्स की एक्सपेंडेड इक्वेशन दी हुई है और हमसे चीजें पूछी थी कि एवरीथिंग जो जो बता सको, तो जो जो आंसर मेरे पास है मैं वो लिख देता हूँ। जो फोकाए है वो मुझे दिया हुआ है 1 प्लस माइनस 1/√6 कॉमा 2, ठीक है। और मेरे पास जो वैल्यू है वो है 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस √2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो है √2, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो है 2/√3, और जो भी चीज चाहिए होगी वो निकाल लेंगे। फोकस, लेंथ ऑफ इसेंट्रिसिटी दी हुई है मुझे, इसेंट्रिसिटी 1/√3, 1/√3। तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो इसको। क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलिप्स की इक्वेशन दी हुई थी 2x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 12y प्लस 13 बराबर 0। 2x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 12y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन थी, सही है, तो सॉरी एलिप्स की इक्वेशन थी। इसको क्या करो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। x वाली टर्म्स एक साथ, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 2x बनेगा। y वाली टर्म एक साथ, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, क्या बनेगा, y² माइनस 4y प्लस 13, ये ऐसा ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। x वाली टर्म एक साथ 2 कॉमन लिया, y वाली टर्म एक साथ 3 कॉमन लिया, 13 को ऐसे ही रख लिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट के अंदर करा। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट के अंदर करा, ये सब ब्रैकेट के अंदर है इसमें। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्या बना, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 इंटू ये आया -2, 3 इंटू -4 ये आया -12, और इधर आया +13 इक्वल्स टू 0। ये हुआ -14, इधर जाके बनेगा 1, तो कुछ ऐसा बना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन इस 2 को नीचे ले गया और लिख लिया 1/√2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख लिया 1/√3 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू आ रहा होगा 1। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है। इसको x, कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी हो गई, y माइनस 2, A की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, और B की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। क्या मान लिया इसको, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1, जैसे हम पैराबोला में करते थे। ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y, सारी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ गई ये वाली। अब जो भी चीज हम निकालना चाहते हैं वो निकाल लेंगे इजीली। जैसे हमें उसने कहा है फोकस, तो A इंटू ई, पहले क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी A और B की जरूरत होती है, फॉर्मूले में लगाएंगे आ जाएगा। ये 2A ये 2B, देखो लिखा ही हुआ है 2A 2B। फोकस निकालना है, कैसे आएगा, फोकस आएगा x की वैल्यू AE कॉमा y की वैल्यू 0। कैपिटल X की जगह x माइनस 1 रखोगे, इसलिए ये 1 दिखाई दे रहा है। y की जगह y माइनस 2 रखोगे, इसलिए ये 2 दिखाई दे रहा है। और AE की वैल्यू A दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी पता है, AE की वैल्यू भी निकाल लोगे, हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन, यस और नो।
ये हमने डिट्टो क्वेश्चन जो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर और कंपैरिजन वाला है, डिट्टो हमने पैराबोला में भी किया हुआ है ऑलरेडी। आंसर्स नोट कर लो। डन लिख देना मुझे जैसे ही हो जाए इतना। आ जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पहले तो एलिप्स की इक्वेशन चाहिए, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसका सेंटर ये वो, चलो इसको सीधे सॉल्व ही कर लेते हैं। फोकस दिया हुआ है -1,1, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है x - y + 3 = 0, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है 1/2। सही है। हम क्या करेंगे, PS = E × PM। PS क्या होता था, x + 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता हूँ PS² E² M², PM को स्क्वायरिंग कर ली। PS P पॉइंट कोई होगा x, y, उसका डिस्टेंस इससे तो आएगा x + 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू E² का मतलब 1/4 इंटू PM² x - y + 3 अपॉन का स्क्वायर अपॉन √2 आ रहा था तो 2 आ जाएगा। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, यहाँ √2 होता था लेकिन स्क्वायर है इसलिए 2 लिखा था। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तुम चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी हमारे पास। सही है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। आगे चलते हैं। अब हमें उसने कहा इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगर तुम्हें आंसर चाहिए हो तो मैं लिख भी देता हूँ। 7x² + 7y² + 2xy + 10x - 10y - 7 = 0। ये आंसर दिया हुआ इक्वेशन ऑफ एलिप्स में। इसी को सिंप्लीफाई करके स्क्वायर ओपन करोगे ये बन जाएगा। ठीक है। आगे उसने कहा है कि ऑल्सो फाइंड एट सेंटर। ठीक है, बता देंगे। सेकंड फोकस बता देंगे। डायरेक्ट्रिक्स बता दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ये सारी चीजें उसने कहा है कि बता दो। अभी बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा। देखो एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखना, एलिप्स का एक फोकस पता है मुझे, डायरेक्ट्रिक्स पता है, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स पता है, इतनी चीज हमें पता है। देखो ये एलिप्स बना रहा हूं, हमें ये फोकस पता है एक, और एक डायरेक्ट्रिक्स भी पता है। ये ले लेता हूँ x - y + 3 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स पता है और ये फोकस -1,1। ये मत सोचना कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाइए, बस उस पे हम पिक्चर बना रहे हैं, हमें क्या क्या गिवन। मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो। ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, सेंटर, पहले सेंटर निकाल लें। चलो ये वाला डिस्टेंस बताना जरा। ये ये वाला डिस्टेंस AE होता है, यस और नो। और इधर वाला डिस्टेंस जो होता था, इधर वाला जो डिस्टेंस होता था, इधर वाला जो डिस्टेंस होता था वो A/, सिमिलरली राइट साइड भी डायरेक्ट्रिक्स और वो होता है। हम रेशियो यूज करेंगे, देखना बीच बीच में। पहले मुझे ये बताओ
एक्सिस होती है परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। मुझे इस एक्सिस की इक्वेशन बता सकते हो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के। एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, इसकी स्लोप 1 है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? -1। स्लोप पता चल गई -1, ये पॉइंट पता चल गया, डायरेक्ट इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। बताओगे फटाफट से? इस लाइन की इक्वेशन, इसकी स्लोप हमें पता है 1, इसकी स्लोप कितनी आएगी? -1। तो स्लोप -1, हाँ बिल्कुल सही लिखा है चैट बॉक्स में। ये लाइन आ गई हमारे पास x + y = 0। ये लाइन आ गई x + y = 0। क्या ये पॉइंट बता सकते हो? यस और नो? ये लाइन आ गई x + y, इसकी स्लोप पता थी तो इसकी स्लोप निकाल ली, स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता चल गया, तो हमें इसकी इक्वेशन मिल गई। इसकी इक्वेशन मिल गई तो ये वाला पॉइंट बता सकते हो? यस और नो? बिल्कुल बता सकते हो, बता दो। x = -y, यहाँ पे डाल दो, पॉइंट आ जाएगा। -3/2, -3/2 ऐसा आ रहा होगा कुछ, देखो। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ z मान लो। दूसरी तरफ भी सेम फोटो बनती रहेगी, इधर z है तो उधर z' बोल दूंगा, चाहो तो इधर बना भी लेता हूँ। इधर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारे पास, इसकी इक्वेशन अभी नहीं पता, इसको z' बोल देता हूँ। इसको वर्टेक्स को a बोल देता हूँ, इसको s, यहाँ पे एक फोकस होगा s', यहाँ पे a', ऐसे। ये आई है एक्सिस की इक्वेशन। ये किसकी आई है? एक्सिस की इक्वेशन। ये पॉइंट पता चल गया हमें। अब मुझे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतना बताना है कि ए पॉइंट z और s को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए पॉइंट z और s को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इतना बता दो। मतलब ZA/AS, ZA/AS, जरा ध्यान से देखना। ये टोटल डिस्टेंस, ये ZA वाला डिस्टेंस, ZA इतना डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर होता था? ये पूरा होता था A/E। और ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट ए होता था, ये वाला डिस्टेंस होता था ए। यस और नो? ये ए, ये A/E। यस और नो? ये डिस्टेंस होता था ए, ये होता था A/E। तो मैं ZA निकालना चाहता हूँ। ZA कितना होगा मेरे पास? ये वाला ZA, इट इज A/E - A, कुछ ऐसा। A/E - A। अब मैं AS निकालना चाहता हूँ। AS, ये पूरा डिस्टेंस होता था ए और ये AE होता था, तो ये आएगा A - AE। जरा ZA/AS बताना कितना आया। इसको सिंप्लीफाई करके 1/E, बिल्कुल सही। तो तुम्हें क्या ये ऑब्जर्व हो पा रहा है कि ए पॉइंट इसको 1:E के रेशियो में डिवाइड करता है। ए पॉइंट Z और S को 1:E के रेशियो में डिवाइड करता है। ये सुनो, क्योंकि AZ/AS कितना है? 1/E। तो मुझे Z पॉइंट पता है, S पॉइंट पता है, मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के A पॉइंट निकाल लूंगा। यस और नो? सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब तुम, अब देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, A divides ZS in the ratio 1:E internally,
सिमिलरली ए डैश के लिए होता है ए डैश डिवाइड्स जेड एस इन द रेशियो 1:e externally. A dash divides this in the ratio 1:e externally. A internally और A dash externally. तो एक बार मैं इंटरनल फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे A मिल जाएगा, एक बार एक्सटर्नल फॉर्मूला लगाऊंगा मुझे A dash मिल जाएगा। जैसे मैंने इंटरनली प्रूव करा, तुम चाहो एक्सटर्नली भी कर सकते हो, लेकिन उसकी खास जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रख सकते हो। A इंटरनली Z dash को डिवाइड करता है 1:e में, और A dash एक्सटर्नली। तो मुझे बताओ इंटरनली वाला फॉर्मूला, क्योंकि Z पता है, S भी पता है, 1:e का रेशियो मुझे पता चल गया। एक बार इंटरनली का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए मिल जाएगा, एक्सटर्नली का लगाऊंगा तो ए डैश मिल जाएगा। यस और नो? सही है। तो अगर ए, अब ध्यान से सुनना, ए मिल गया, ए डैश मिल गया, क्या मैं मिड पॉइंट से ये सेंटर नहीं निकाल पाऊंगा? क्या मुझे ए मिल गया, ए डैश भी मिल गया, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, ये सेंटर मिल जाएगा। क्या कहते हो? नेक्स्ट, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश। ए डैश का मिड पॉइंट सी मिल गया, यस और नो? ए डैश का मिड पॉइंट सी मिल गया, यस और नो? सही है। अब ध्यान से सुनो, अगर सी मिल गया, ये एस मिला ही हुआ है, एस मिला ही हुआ है, एस डैश ढूंढना क्या मुश्किल काम है? एस और एस डैश का मिड पॉइंट है सी, एस भी पता है, सी भी पता है, मैं एस डैश निकाल पाऊंगा, यस और नो? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। आ जाओ। तो इसका मतलब सी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एस एस डैश। यहां से फाइंड कर लो एस डैश, यहां से फाइंड किया था सी, ए डैश यहां से आए थे, फिर मुझे एस डैश मिल गया, दूसरा फोकस मिल गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये सी जेड और जेड डैश, जेड और जेड डैश का भी सेंटर है? जैसे ही सी मिल गया, इधर वाले जो जो पॉइंट्स पता है, इधर वाले ट्रेस हो जाएंगे, सब में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, यस और नो? एस पता है, एस डैश मिल गया, ए पता है, ए डैश मिल गया, ये पता है, ये मिल गया। अगर तुम इसको एक्सटर्नली नहीं भी लगाना चाहते, मान लो एक्सटर्नल डिवीजन, कुछ लोगों को दिक्कत होती है भाई एक्सटर्नली नहीं लगाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इंटरनली तो प्रूव करा ही है हमने, ए मिल गया, पर ए डैश तो तुम निकाल ही लोगे उससे एक्स्ट्रा, चलो रहने दो। सेंटर मिलते ही इधर वाली चीजें इधर, जेड डैश मिल जाएगा, बोलो यस और नो? मिल जाएगा, जेड डैश मिल गया, मुझे पॉइंट मिल गया। क्या ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि इसी के पैरेलल, दोनों डायरेक्ट्रिक्स तो आपस में पैरेलल होती है। स्लोप पता है 1, जेड डैश मुझे मिल ही गया, क्या मैं इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख पाऊंगा, यस और नो? सारी पिक्चर क्लियर हो गई, जो जो चीजें चाहिए थी सारी आ जाएंगी ए टू जेड, मानते हो इस बात को? मैं एक बार लिख भी देता हूँ नीचे कि क्या क्या पॉइंट कौन कौन से आएंगे। एस डैश आंसर लिख देता हूँ ताकि तुम सॉल्व करो तो मैच कर लो, 2/3 2/3 एस डैश आएगी। और क्या चाहिए था? जेड डैश, जेड डैश आ रहा है -1/6 1/6। और क्या चाहिए था? एस डैश आ गया, जेड डैश आ गया। अच्छा, और क्या चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स x - y + 1/3 = 0, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, अदर डायरेक्ट्रिक्स ये आ गई। और क्या कहा था उसने निकालने को? ए डैश अगर पॉइंट चाहिए हो तो वो भी लिख देता हूँ। ए पॉइंट आ रहा है अपना -7/6 7/6 -7/6 7/6, ये ए पॉइंट आ रहा है। ए डैश आ रहा है -1/2 1/2, ये ए डैश पॉइंट आ रहा है। बस जो जो चीजें चाहिए सारी लिख दी मैंने, ए टू जेड आता रहेगा। सेंटर भी लिख देता हूँ सी।
-5/6 कॉमा 5/6, सी आ रहा है -5/6 कॉमा 5/6। ये खेल है सारा। फिर से एक बार, फिर से ध्यान से सुनेंगे, कान आंख खुले रखना, नोट भले ही बाद में कर लेना जब पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन सुनना ध्यान से कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पता है, क्या क्या आना है, कैसे आना है वो भी देखना। छोड़ दो पेन वेन, छोड़ दो, आराम से देखो। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, ये तीन चीजें गिवन थी। PS इक्वल्स टू ई टाइम्स PM, स्क्वायरिंग करी, इक्वेशन इक्वेशन पूछी थी, इक्वेशन आ गई। हालांकि इक्वेशन का कोई ज्यादा यूज किया नहीं। हमने अपनी फोटो बनाई जिसमें मुझे एक फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, एसेंट्रिसिटी पता है। तो हमने क्या करा, ये सबसे पहले निकाले ए और ए डैश पॉइंट, ये हमने प्रूव करा है, लेकिन अब से ये याद रखेंगे क्या, कि जेड एस को ए इंटर्न, ये वाली स्टेटमेंट, ए इंटरनली डिवाइड करता है 1:a के रेशियो, 1:e के रेशियो में, और ए डैश एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर्मूला लगाया, ए और ए डैश आ गए। जैसे ही मेरे पास ए और ए डैश आ गए, मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल लिया सी। जैसे ही मेरे पास सी आ गया, एस और एस डैश में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, एस डैश मिल गया। Z और Z डैश में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, Z डैश मिल गया। Z डैश मिल गया था, स्लोप इसी डायरेक्ट्रिक्स की उठा ली, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। इतना ही कार्रवाई हमने करी है, इससे ज्यादा नहीं। वो दिखने में बड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि पहली बार देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में इतना लंबा प्रोसेस है नहीं। पूरा समझ में आ गया हो तो मुझे डन लिख दो। चलो भाई, इसको समझते हैं डन। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चल, लंबा प्रोसेस था, थोड़ा टाइम लगा इस पे, लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में था कि एक इक्वेशन दी हुई है 5 माइनस, अच्छा उसमें रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डास ऑफ एक्स बताना था। ठीक है, आज हम लैम्डा की जो आंसर दिया हुआ है वो पहले आंसर लिख देता हूँ, 0 से लेके 2 तक एक्सेप्ट सिंगलटन सेट 1, ये दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या कहा था उसने, उसने कहा था कि भैया 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। पहले तो यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी 5, तो ये बनेगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, y माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जो 5 कॉमन आया मेरे पास, 5 स्क्वायर वो इसको दे दूंगा, ये बना लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर बना 3x 4y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ये अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है PS स्क्वायर इज ई स्क्वायर PM स्क्वायर। हम लिखते थे PS इज E टाइम्स PM, स्क्वायरिंग करी हुई है, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी की, ये देखो ई स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहां से कंपेयर करो दोनों को, ये PM स्क्वायर, ये PS स्क्वायर, ई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है लैम्डा माइनस 1 का मॉड।
हमें लैम्डा चाहिए था सच दैट वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करे। एलिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास कंडीशन होती है, फॉर एलिप्स 0 से लेकर 1 तक होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, लैम्डा -1 का मॉड कहां से कहां तक रखता हूँ, 0 से लेके 1 तक। 0 से तो बड़ा रहेगा ही, बस 0 नहीं होना चाहिए। लैम्डा -1 का मॉड जो है वो 0 से बड़ा, एंड लैम्डा -1 का मॉड 1 से छोटा। इसका मतलब लैम्डा -1 से 1 तक आ गया। +1 कर देता हूँ हर तरफ, तो ये 0 बनेगा, ये लैम्डा, ये 2। तो यहाँ से आंसर आया 0 से लेके 2। इधर अगर देखोगे ग्रेटर देन 0 चाहिए, इट इज वैलिड फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, उसके अलावा तो पॉजिटिव है। तो दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो आएगा 0 से लेके 2 एक्सेप्ट 1। लैम्डा 1 वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि अगर लैम्डा 1 वैल्यू लेगा तो बेसिकली इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और इसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी तो वो सर्कल बन जाता है। स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, वो भी बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारे पास एलिप्स के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है। हो गया हो तो डन लिख दो मेरे को। ये सेम क्वेश्चन हमने पैराबोला में भी करा था। वहां पे ये जो वैल्यू यहाँ पे बनी थी लैम्डा में, उसको 1 रखा था, इसेंट्रिसिटी को 1 रखा था। अब क्या करा है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो आई है ये हमारे पास 0 से लेके 1 तक है। पहले हमने 5 कॉमन लेके इधर लेके गए हैं, क्योंकि PS इक्वल्स टू PM इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम PS लिखते हैं तो वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई, और उसमें हमेशा x और y का कोफिशिएंट कितना होता है, 1। दूसरा हिंट तुम्हें मिलेगा, जब तुम इस लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे तो डिनोमिनेटर में 5 मिलेगा। √(a²+b² होता था, a²+b² कितना है, 5। तो इसलिए मैंने 5 को कॉमन लेके डिवाइड करा है। तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए, ये PS का स्क्वायर, ये PM का स्क्वायर, जब फॉर्मेट कंप्लीट होगा तभी तो ये इसेंट्रिसिटी बनेगी। तो यहां से E² ये आया, E की वैल्यू आई मॉड, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो मॉड आता है। इसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए 0 और 1 में लिखनी है, 0 और 1 में लिख दी, सिंप्लीफाई करा, आंसर। ये तो बेसिक मैथ्स में पढ़ लिया। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट भाई एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन तुमने लिखा था 18 और 20, यही दो लिखे थे। अब एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं फिलहाल, एक मिनट को मैं ढूंढ लेता हूँ। चलो मिल गई। तुमने कहा 18th बताना है, 18th बताना है, ठीक है, और 20th बताना है। पहले 18th देखो, बी की वैल्यू दी हुई है 3, सी की वैल्यू दी हुई है 4, सेंटर ओरिजिन है फोकाई एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। फोकस क्या होता था, फोकस होता था C,0, जिसको प्यार से AE,0। तो ये C दिया हुआ है, इसका मतलब AE दिया हुआ है 4। फोकस याद हो तो पहली फोटो में हमने फ्लैटनेस ऑफ इलिप्स जब लिखी थी C/A, ये डिस्टेंस C लिखा था, C/A। तो C दिया हुआ है, इसका मतलब AE दिया हुआ है इनडायरेक्टली। तो अब बताओ, B पता है 3, A इंटू E पता है 4। तो यहां से क्या करूंगा, A² इंटू E² कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। A² इंटू इसेंट्रिसिटी 1 - B² बाय A² कितना हो गया 16। यहाँ पे B की वैल्यू डाल देता हूं, अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू उठा के डाल दो, A की वैल्यू निकाल लोगे, यस और नो। अच्छा ये रूट तो हटा ही दो क्योंकि स्क्वायरिंग कर रखी है। यहाँ पे तुम क्या करो, A² - B² है 16, जिसमें B पता है, A निकाल लो, और जैसे ही A आ गया इक्वेशन लिख देना, हो जाएगा भाई, यस और नो। आसान है। 20th 20th उसने कहा मेजर एक्सेस एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब फिर से हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और इस बार एलिप्स पास कर रही है 4,3 और 6,2 से। 4,3
एंड 6,2 इन दो पॉइंट से पास कर रही है। कुछ नहीं करना तुम्हें, एलिप्स लो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, लाए करा दो पॉइंट, एक बार 4,3 लाए करा है तो क्या बनेगा 16 अपॉन ए स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक बार 6,2 लगाया 36 अपॉन ए स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आ गया 9। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो। बचपन में ऐसे करते थे, 1 बाई स्क्वायर को x ले लेते थे, 1 बाई बी स्क्वायर को y ले लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। तो वहां से ए और बी, फाइंड ए एंड बी, काम बन गया। दो एलिप्स आएंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जब वैल्यू आएगी तो शायद। बताओ भाई, ये दो क्वेश्चन तुमने एनसीईआरटी के लिखे थे चैट बॉक्स में, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, या किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो आ जाओ। एक काम की चीज और बताता हूँ, फाइंडिंग, हेडिंग डालना, फाइंडिंग सेंटर ऑफ एनी कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, फाइंडिंग सेंटर ऑफ एनी एनी कोनिक सेक्शन, किसी भी कोनिक सेक्शन का सेंटर फाइंड आउट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एलिप्स का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाइपरबोला का या सर्कल का, या किसी का भी कोनिक सेक्शन का तुम्हें अगर सेंटर फाइंड आउट करना है तो देखो कैसे आएगा, किसी भी कोनिक सेक्शन का। यूज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, यूज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने पहले भी यूज करे हैं, बताओ यस और नो। पार्शियल डेरिवेटिव हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक जगह पे इसको यूज करे थे, कहाँ करे थे मुझे ये बता दो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के काम आता था, यस और नो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के काम आता था, आता था, बिल्कुल सही। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस तुम्हें क्या करना है, कोनिक सेक्शन का सेंटर निकालने के लिए करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अभी हमने किया था जिसमें इक्वेशन आई थी मेरे पास 7x² प्लस 7y² प्लस 2xy प्लस 10x माइनस 10y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन करा था आज का, जो हमने जिसमें बड़ी सारी चीजें सीखी, ये इक्वेशन आई थी, यही लिख ली मैंने एक तरीके से। तुम्हें क्या करना है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है, y को कांस्टेंट मान लो, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 14x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2y, इसका 10, इसका 0, इसका 0 इक्वल्स टू 0। फिर लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका 0, इसका 14y, इसका 2x, इसका माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों को करना है सॉल्व। तो मुझे सॉल्व करके x और y की वैल्यू बता सकते हो, यस और नो। सॉल्व करके x और y की वैल्यू बता सकते हो, जल्दी से बताना। क्या करो, इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट y की वैल्यू मिल जाएगी, x और y की, जल्दी से।
जल्दी से कोई चैट बॉक्स में वैल्यू लिख दो एक्स और वाई की, ये सॉल्व कर लेना और मैच कर लेना। हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है -5/6 कॉमा 5/6, ये हमने पिछले में आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहीं से भी मुझे उम्मीद है यही आंसर आएगा। किसी भी कोनिक सेक्शन का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। एक बार इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसका मतलब y को क्या लेना है, कांस्टेंट, तो इस पूरे का 0। y को क्या लोगे, कांस्टेंट, तो मतलब ये 2y कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो 2y लिख दिया, इसका 10 आ गया। एंड सॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चाहो तो पहले 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, पहले क्या करो 2 कॉमन ले लो, कैंसिल कर लो, यही आंसर आएगा गारंटेड। अब मुझे ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में मैं सेंटर सीधे भी बता सकता था, जो मैंने इससे निकाला सेंटर, मैं पहले भी सीधे ही बता सकता था, फिर ए निकालता, जेड ए और एस इधर के तो पता ही थे, सेंटर पार्शियल डेरिवेटिव से निकाल लेता, और इधर की सारी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इधर की पिक्चर मिल जाती है मुझे। यस और नो? तुम चाहो तो सेंटर को यूज कर सकते हो, लेकिन फिर से पार्शियल डेरिवेटिव सिलेबस में नहीं है, तो किसी भी तरह के सब्जेक्टिव पेपर में इसको यूज नहीं करो, मतलब सीबीएसई वाले में। एडवांस में, मेंस में तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब लिखो। क्वेश्चन है, ये एलिप्स दी हुई है 3x - 12 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x - 4y प्लस 5 का होल स्क्वायर बाय 25। इसमें तुम्हें एसेंट्रिसिटी बतानी है, फाइंड एसेंट्रिसिटी। जल्दी से आंसर मुझे चैट बॉक्स में मिलना चाहिए, एसेंट्रिसिटी बतानी है, जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। हाँ, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल। फिर से 3 कॉमन लो, x - 4 का होल स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे गया 1/9, 3x - 4y प्लस 5/5 का होल स्क्वायर। किस फॉर्म में लिख दिया, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर और पी एम स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। यही आंसर है हमारा। प्लस माइनस आएगी लेकिन नेगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, 1/3। सही है, सिंपल है ये हिमांश की डिमांड पे स्पेशली कराया, हिमांश को 3 कॉमन वाला थोड़ा क्लियर हो गया। हिमांश यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बोल अब। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में।
देखो एलिप्स पैराबोला से कंपैरेटिवली जल्दी खत्म होगा और हाइपरबोला और भी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, बस क्या होगा प्लस की जगह माइनस आता रहेगा, छोटी छोटी सी चीजें चेंज होती रहेंगी। ऑब्वियसली कोनिक सेक्शन अलग अलग है, स्टडी उसको अलग से करेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्कल्स कोनिक सेक्शन में, सर्कल में बहुत टाइम लगा था क्योंकि S1 T और ये सब चीजें नहीं पता थी। पैराबोला में कंपैरेटिवली कुछ चीजें डायरेक्ट यूज कर, इलिप्स में भी वो चीजें SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू S1, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक, वो सारी आती रहेंगी सेम तरीके। चलो अब हम चल रहे हैं, हेडिंग डालो ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम इलिप्स। अब सुनना मेरी बात, मैं एलिप्स की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं एलिप्स की बात करता हूं, कोई ऐसी फिगर है एलिप्स, अगर मैं कहूं ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यस और नो? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यस और नो? बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जैसे इधर दिख रहा है वैसे ही उधर एंड सो ऑन। लेकिन ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है या नहीं हर बार? देखो दूर पास हो रहे हैं पॉइंट्स, तो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे को सिमेट्रिसिटी मिल नहीं रही है, जो कि मुझे सर्कल में मिलती है या नहीं? सर्कल में सारे बराबर डिस्टेंस पे होते हैं जहां मर्जी देखो, मुझे इलिप्स में वो डिस्टेंस वाली सिमेट्री नहीं मिल पा रही, यस और नो? इसलिए जो इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं इलिप्स की हेल्प से नहीं, एक सर्कल की हेल्प से डिस्क्राइब करता हूं। और जिस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। होता क्या है, लिखो, पहले लिख लो इसको। ऑक्सिलरी सर्कल इज अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन, auxiliary circle is a circle described on major axis as diameter. Auxiliary circle is a circle described on major axis as diameter. मेजर एक्सेस को डायमीटर लेते हुए हमें एक सर्कल बनाना है। आ जाओ, अब इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन करें देखना जरा। ये एलिप्स मेरे पास, इसकी मेजर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बना है, ये वो सर्कल बन गया रेड वाला। इस रेड वाले सर्कल को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी सर्कल। इस रेड वाले सर्कल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि ये पॉइंट ए है तो रेडियस होगी 8, ऑक्सिलरी सर्कल इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। और इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट होगा ए, इसकी रेडियस हो जाएगी ए, क्योंकि डायमीटर ये है। एलिप्स की इक्वेशन हम सबको पता है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हम सबको पता है। मेजर एक्सिस को डायमीटर लिया और एक सर्कल खींच दिया, उस सर्कल को क्या बोलते हैं? उस सर्कल को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। उसकी इक्वेशन चाहिए तो याद। अब ध्यान से देखना इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन कर। तुम क्या करोगे, ओ पॉइंट से कहीं भी, ओरिजिन से पी पॉइंट पे, यहाँ पे, या इसको क्यू ले लेता हूँ, पी एलिप्स का ले लूंगा, यहां से एक रेडियस ड्रॉ करें, उस पॉइंट से नीचे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया कहां पे? उस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया कहां पे? मेजर एक्सिस मतलब डायमीटर। ये जो पी पॉइंट मिला, इस पी पॉइंट का ये थीटा इसेंट्रिक एंगल है। फिर से बोल रहा हूं, इस पी, क्या करना है तुम्हें? एलिप्स का कोई पॉइंट है पी, उससे वर्टिकल लाइन ले जाओ,
लाइन पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू एक्सिस, वर्टिकल लाइन एलिप्स पे ले, सर्कल पे ले जाओ, ऑक्सिलरी सर्कल पे, वर्टिकल लाइन ऑक्सिलरी सर्कल पे, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल आएगा थीटा, ये है एसेंट्रिक एंगल। ये जो थीटा है इट इज एसेंट्रिक, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पी। ये पी का एसेंट्रिक। हम ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं? एलिप्स के लिए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम एक फोटो बनाओ, इसमें एलिप्स बनाना, यहां से पी पॉइंट को जोड़ देना और ये लिख देना थीटा, और इस पे मार देना एक बड़ा सा कांटा। एसेंट्रिक एंगल एलिप्स का पी पॉइंट को जोड़ के नहीं मिला एसेंट्रिक एंगल। एसेंट्रिक एंगल कैसे मिला है मुझे? पी पॉइंट की वर्टिकल लाइन ले गए ऊपर, मतलब ऑक्सिलरी सर्कल पे, और उसकी हेल्प से मुझे जो थीटा मिला ओरिजिन पे एक्स एक्सिस के साथ या मेजर एक्सिस के साथ, उसको हम एसेंट्रिक एंगल कह रहे हैं। एसेंट्रिक एंगल सीधे ऐसा नहीं है कि सेंटर से ज्वाइन कर दिया और मिल गया, तभी ये फोटो अलग से बना रहा हूं और इस पे कांटा मार रहा हूं। एसेंट्रिक एंगल मुझे ऐसे मिलेगा। एसेंट्रिक एंगल समझ आया? पहले मैंने एलिप्स की हेल्प से डिस्क्राइब नहीं करा उसको, किसकी हेल्प से करा है? इस सर्कल की हेल्प से, क्योंकि डिस्टेंस वाइज सर्कल हमारे पास ज्यादा सिमेट्रिक होता है एज कंपेयर टू एलिप्स। एलिप्स में डिस्टेंस भी वेरी करता रहेगा, सर्कल में सिर्फ ये एंगल वेरी करेगा, एंगल वेरी करता रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। इसमें डिस्टेंस एंगल दो चीजें वेरी कर रही थी। तो एलिप्स के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अभी आए नहीं है, अभी आएंगे, लेकिन एलिप्स का ये जो एसेंट्रिक एंगल है इसका क्या मतलब है, समझ आ गया? यस और नो? इतना लिख दो पहले, एसेंट्रिक एंगल को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना, ये फोटो बना के कांटा मार लेना फटाफट से जल्दी, कि एलिप्स वाले पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करके नहीं मिल रहा, एलिप्स वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन ले जानी है, कहां पे? ऑक्सिलरी सर्कल पे, उसको ज्वाइन कराना है सेंटर से, तब जो एंगल बन रहा है वो है पी का, क्यू का नहीं कह रहा, वो है पी का एसेंट्रिक एंगल, क्योंकि मुझे तो एलिप्स से मतलब है, उसकी तो हेल्प लेनी है बस रेड वाले की। अब देखो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कैसे आएंगे वो देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, मैं क्यू के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, लिख सकता हूँ, यस और नो? सर्कल है, सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हमने, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अब ये वर्टिकल लाइन ड्रॉप करी है, तो पी का एक्स या वाई कौन सा कोऑर्डिनेट क्यू के जैसा ही होगा? सेम। पी के लिए एक्स या वाई कौन सा कोऑर्डिनेट क्यू के जैसा होगा? ध्यान से, बिल्कुल सही, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, वाई तो अलग है। तो पी का, इस पी का एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है ए कॉस थीटा, लेकिन वाई वाला अभी हमें नहीं पता है। एक्स कोऑर्डिनेट गारंटेड है सेम होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं एलिप्स की इक्वेशन में एक्स को ए कॉस थीटा डाल देता हूँ, एलिप्स की इक्वेशन में एक्स को ए कॉस थीटा डाल देता हूँ, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा? यस और नो? पी पॉइंट है, इलिप्स पे लाया करता है, एक्स पता है, मैं एक्स डाल देता हूँ इक्वेशन में, वाई निकाल लूंगा। आ जाओ, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया शहीद, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। प्लस माइनस है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? बी साइन थीटा। तो पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ये क्या है मेरे पास? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन ellipse, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन ellipse, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तुम चाहो वेरीफाई करना चाहो, अगर मान लो वेरीफाई करना चाहो, तो ए कॉस थीटा को एच ले लो और बी साइन थीटा को के ले लो। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कितनी? एच बाय ए। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आएगी कितनी? के बाय बी। स्क्वायरिंग एडिंग कर देता हूं, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यही नहीं होता था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1? बोलो यस और नो? इसका मतलब ये जो आए पॉइंट्स ये किसके हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स?
ये एलिप्स के हैं, इसी एलिप्स के। एलिप्स के ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ऑक्सिलरी सर्कल, एसेंट्रिक एंगल, ये तीन चीजें मैंने अभी इस पेज पे समझाई। नोट कर लो नोटबुक में, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो डन। अब एक छोटी सी चीज बताओ, मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, क्या आए? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आए किसके लिए? एलिप्स के लिए। तो मुझे इतने केस बताओ कि ये जो पैरामेट्रिक, दीज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइंड फॉर a ग्रेटर देन b वाले केस के लिए और b ग्रेटर देन a वाले केस के लिए। ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अभी मैं निकाल के लाया हूं, जो तुमने अभी नोटबुक में भी लिखे हैं, ये किसके लिए होंगे? a ग्रेटर देन b के लिए और b ग्रेटर देन a के लिए। किसके लिए? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। देखो मिक्स्ड मिक्स से रिव्यूज है, कुछ कुछ सही भी है। इट इज वैलिड फॉर बोथ केसेस। हमेशा याद रखना दोनों के लिए। मुझे ये बताओ, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, इसको मैंने लिया h, इसको मैंने लिया k, स्क्वेरिंग एडिंग करी तो यहाँ पे h की वैल्यू आई थी a cos थीटा, k की वैल्यू आई थी a b sin थीटा, cos थीटा की वैल्यू h बाय a, sin थीटा की वैल्यू k बाय b। स्क्वेरिंग एडिंग क्या बना था? एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये किसकी इक्वेशन होती थी? ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए? दोनों की नहीं होती थी? बोलो। दोनों की इक्वेशन तो सेम ही होती थी, इक्वेशन में तो कोई फर्क था ही नहीं दोनों की। मतलब जब ये कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं तो मुझे ये इक्वेशन दे रहे हैं, और ये इक्वेशन दोनों की थी, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, दोनों के लिए सेम चीज थी। हमने भले ही फोटो जो पिछले पेज पे बनाई है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए बनाई है, भले ही हम आगे के रिजल्ट हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए करेंगे, लेकिन जहां पे रोल इक्वेशन का आएगा, जहां पे रोल इक्वेशन का आएगा, मैं क्या कहूंगा? वैलिड फॉर बोथ। सिर्फ दोनों की डायग्रामेटिकली चीजें अलग अलग है, दोनों की फोटो जब बनती है ना तब अलग अलग बनती है, बाकी कोई फर्क दोनों में नहीं होता। अब यहां से आगे जो चैप्टर चलेगा, यहां से आगे जो चैप्टर चलेगा वो लगभग लगभग दोनों केसेस को कवर करेगा सेम। क्योंकि ज्यादातर तुमने पैराबोला पढ़ा, पैराबोला में देखा 80 स्क्वायर 280, हमने 90% ऑफ द क्वेश्चंस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करके करा है, यस और नो? 90% ऑफ द क्वेश्चंस में मुझे 80 स्क्वायर कॉमा 280 की जरूरत पड़ी ही पड़ी। ऐसे ही इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी ज्यादा ज्यादा? पैरामेट्रिक। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का लेना देना है इक्वेशन से, और इक्वेशन का लेना देना है बोथ से। तो ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों के लिए डिट्टो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस की इक्वेशन सेम। पैराबोला में 4 केसेस की इक्वेशन अलग अलग थी चारों की, इसलिए 4 कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आए थे पैरामेट्रिक। इसमें इक्वेशन सेम है, इसीलिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वैलिड रहेंगे दोनों के लिए। इतनी बात अच्छे से लिख लेना नोटबुक में, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो जल्दी से।
चलो डन समझते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इलिप्स के। अब तुम्हें याद हो तो इलिप्स की दो डेफिनेशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। एक डेफिनेशन लिखी थी PS बाय PM इक्वल्स टू E वाली, और एक डेफिनेशन हमने लिखी थी PS प्लस PS डैश इक्वल्स टू 2A वाली। यस और नो? दो डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इलिप्स बना लेते हैं और ये यहाँ गए, यहां से आए, ये पॉइंट आएगा P, ये पॉइंट आएगा Q, ये आएगा ओरिजिन। यही था। P के कोऑर्डिनेट A cos थीटा कॉमा A sin थीटा, और P के कोऑर्डिनेट्स है A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। सर्कल और एलिप्स में इतना ही फर्क है। और अगर याद करो A और B बराबर हो गए तो एलिप्स भी क्या बन जाता है, सर्कल। देखो A और B बराबर हो जाएंगे तो सर्कल बन जाएगा। ये पॉइंट मैं ले लेता हूं M मान लो। तुम्हें क्या करना है, PM अपॉन PQ, PM अपॉन PQ, ये डिस्टेंस बताना। PM कितना होगा, PM होगा मेरे ख्याल से B sin थीटा। PQ होगा A sin थीटा माइनस B sin थीटा। देखना भाई सही लिखा है, यस और नो? PQ इज QM माइनस PM। sin थीटा कैंसिल हो रहा है तो PM अपॉन PQ इज B अपॉन A माइनस B। ये आया, यस और नो? विच इज अ कांस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो रेशियो निकाला है मैंने, ये थीटा के इंडिपेंडेंट है। पॉइंट यहां हो, पॉइंट यहां हो, पॉइंट कहीं भी हो, क्या ये थीटा पे वेरी कर रहा है, यस और नो? ये जो रेशियो मैंने निकाला है, क्या ये थीटा पे वेरी कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये P पॉइंट या Q पॉइंट में कहीं भी वेरी कराता रहूं, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, यस और नो? P पॉइंट में कहीं भी वेरी कराता रहूं, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। अब यहां हमारे पास आती है तीसरी डेफिनेशन एलिप्स की। यहां हमारे पास आई तीसरी डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। लिखो जरा एक बार ये डेफिनेशन। if from each point, if from each point on a circle, if from each point on a circle perpendiculars are drawn on a fixed diameter, perpendiculars are drawn on a fixed diameter, perpendiculars are drawn on a fixed diameter, then the locus of a point P, then the locus of a point P, dividing these perpendiculars in a constant ratio, in a constant ratio is an ellipse whose auxiliary circle is the original circle। पहले लिखो फिर समझते हैं। ये थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स है, ये है थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। दो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीन ही टोटल डेफिनेशन है। हालांकि डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि कोई तुमसे पूछेगा, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन बन के आ गया और चार ऑप्शन दे दिए कि ये जो लोकस है ये एलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा भी है अपने बुकलेट में?
मान लो ये चार ऑप्शन, तो तुम्हें अगर ये याद होगा तो डायरेक्टली इलिप्स मार्क करोगे, काम बन जाएगा। एक बार लिख लो और ध्यान से पढ़ लो। वो क्या कह रहा है हमें, एक सर्कल लो। वो क्या कह रहा है, एक सर्कल लो तुम, सर्कल की कोई एक डायमीटर, डायमीटर सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ बहुत सारे, करा लिए। किस पे, उसी डायमीटर पे जो ली थी। सभी परपेंडिकुलर्स को किसी एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड कर लो। मान लो मैंने वो रेशियो ले लो 1:3, तो सभी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये जो पॉइंट्स ज्वाइन करोगे ये क्या बनाएगा, एक एलिप्स बनाएगा। ऐसे इधर भी बनेगी वो, ये कह रहा है वो। सर्कल लो, एक डायमीटर, कोई भी एक डायमीटर, उस पर परपेंडिकुलर गिराओ। परपेंडिकुलर को सेम एक रेशियो ले लो, 1:3, 1:2, 2:3, कोई भी एक रेशियो, कांस्टेंट रेशियो। वो वाला, इसको 1:3 के रेशियो में पॉइंट मिला, इसका अगला अगला अगला, ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक एलिप्स बनेगी, ये वो कह रहा है। और ये जो ओरिजिनल सर्कल था वो उसका ऑक्सिलरी सर्कल होगा, यही तो हमने ये प्रूव करा है। ये देखो PQ/PM, पी पॉइंट क्या हो गया है, कांस्टेंट रेशियो वाला हो गया है नहीं, PM और PQ, तो P पॉइंट डिवाइड कर रहा है Q और इसको, मतलब इस परपेंडिकुलर को एक फिक्स्ड रेशियो में, थीटा से। अब ये कहीं भी जाएगा फिक्स्ड रहेगा। डायमीटर बदलते रहो, एलिप्स बदलता रहेगा। हमने ये नहीं कहा कि स्टैंडर्ड एलिप्स बनेगा। तुम अगर चाहो, सर्कल है, डायमीटर ऐसे ले लो तो एलिप्स ऐसा बन जाएगा, लेकिन ये ऑक्सिलरी सर्कल तो रहेगा ही अभी भी। किसी भी डायमीटर पे ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन अ फिक्स डायमीटर। वो फिक्स डायमीटर ये लो या फिर ये लो, वो तुम्हारी बस, परपेंडिकुलर्स गिरा लो, ठीक है। देन द लोकस ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग दीज परपेंडिकुलर्स इन अ कांस्टेंट रेशियो। हर परपेंडिकुलर को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करने वाला जो P पॉइंट वेरी करेगा, मतलब लोकस देगा, वो क्या होगा, एक एलिप्स होगा। क्लियर हो गया हो तो यस लिख लो, डाउट हो तो डाउट लिख लो। अच्छा, डन, समझता हूँ इसको। क्वेश्चन लिखो कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व whose parametric coordinates are given by, find the equation of curve whose parametric coordinates are given by, find the equation of curve whose parametric coordinates are given by, स्क्रीन पे लिखे हुए। नेक्स्ट, find the parametric coordinates of the ellipse, find the parametric coordinates of the ellipse whose foci are, find the parametric coordinates of the ellipse whose foci are -1, 0 and 7, 0, whose foci are -1, 0 and 7, 0, and eccentricity is 1/2। दोनों फोकाई दिए हुए, एसेंट्रिसिटी तुम्हें पैरामेट्रिक एंगल वो कोऑर्डिनेट्स बता। फाइंड द
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ellipse whose foci are this and eccentricity this. तीसरा, find the eccentric angle of a point on find the eccentric angle of a point on ये ellipse दी हुई है whose distance from the center is √5, whose distance from the center of ellipse is √5. फिर से बोल देता हूं, find the eccentric angle of a point on the ellipse this whose distance from the center of the ellipse is √5. नेक्स्ट लिखो, find the area of the greatest rectangle, find the area of the greatest rectangle that can be inscribed, find the area of the greatest rectangle that can be inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. Find the area of the greatest rectangle that can be inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. चलो फिलहाल ये वाले 4 सवाल कर, एक चीज बताओ मुझे, हमने जब बेसिक मैथ पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा की बात करी थी, डेरिवेटिव जीरो मैक्सिमा मिनिमा की बात करी थी? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा डेरिवेटिव जीरो करके करी थी, तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और लिख लो फिर इसी बात पे। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट inscribed in the ellipse this standard ellipse. Find the area of the greatest isosceles triangle that can be inscribed in the ellipse this having its vertex coincident with one extremity of major axis, having its vertex, ऐसा ट्रायंगल कह रहा हूं, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स एक एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस से कोइंसाइड करना चाहिए, हैविंग इट्स वर्टेक्स कोइंसाइड विद वन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी वन एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम क्यों बोले जा रहा हूं मैं, ये और ये साइड बराबर है, ऐसी फोटो लेके चलना है, सिमेट्रिक वाले वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, इसकी ये वाली फोटो लेके चलना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये बराबर है, ये वर्टेक्स कोइंसाइड करता है। सेकंड क्वेश्चन ओजस्वी ने कहा रिपीट करने को, ये दोनों फोकाई दिए हुए हैं, ये सेंट्रिसिटी दी हुई है, हमें इस एलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताने। सेकंड क्वेश्चन ये,
अच्छा, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ये तुम्हें कल तक क्यों, आज रात तक ही करके भेजने हैं, 5 ही क्वेश्चन है, कर ही लो।